किसके? हाँ तो सब देगा ना भाई, सरकार देंगी ना। जब भी विश्वविद्यालय के बजट के पास होते हैं तो क्या होते हैं, घाटे के बजट पास होते हैं, तो वो पैसा कौन देगा? सरकार देगी, राज्य सरकार। और अगर केंद्र सरकार द्वारा संचालित संस्था है तो क्या करेंगी? केंद्र सरकार देंगी। कहाँ से देंगी? कर संग्रह जो हुआ उसी में से देंगी ना, निकाल करके। कहाँ से देंगी? कर संग्रह जो हुआ है उसी से निकाल कर देंगी। ठीक है, तो मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि भाई आपने पैसा वहाँ पर क्या दिया है, ना के बराबर, और वहाँ से क्या ली हैं? अपने सुविधाएं भर भर के लिए, क्योंकि उसका उद्देश्य क्या करना था? सेवा करना था। नहीं, जो भी सरकारी संस्थाएं होती हैं, सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी कॉलेज है, सरकारी विश्वविद्यालय है, उसका काम क्या है कि हमें सेवा प्रदान करनी है। आपको क्या करना है? पैसा कम से कम लेना है फीस के रूप में। नहीं, पैसा भर भर के ले रहा है फीस के रूप में। तो कहने का तात्पर्य है कि इतना पैसा आप पर खर्च किया गया और आपने क्या किया उस पैसे को? पढ़ने के बाद कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना। देखिएगा बेरोजगार आदमी किसको गाली देता है हमेशा? जो रोड पर झाड़ू मार रहा है। ये देखना यार, झाड़ू मार रहा है, अरे आपसे वो अच्छा है कम से कम। देश में क्या कर रहा है? कुछ योगदान तो कर रहा है ना। उससे वो भी अच्छा है। कौन? जो दारू पी रहा है बैठ करके। हाँ भाई, बेरोजगारी से तो बढ़िया है ना कि दारू पी रहा है, वो कम से कम अच्छा काम कर रहा है। क्यों? अगर आप क्या करेंगे, इनकम के जरिए से देखे, नज़रिए से देखे, तो क्या कर रहा है? उतना पैसा कर के रूप में भारत सरकार को पे कर रहा है ना। नहीं, और आप कुछ नहीं कर रहे और सिर्फ सरकार को गाली दे रहे, तो उससे क्या होगा? कुछ भी नहीं। तो आप भी देश के गद्दार ही हैं ना। देश के इतने राष्ट्रीय रिसोर्स आपने क्या कर दिए? बर्बाद कर दिए। जिस दिन ऐसे सोच लेगा कोई भी व्यक्ति, विद्यार्थी, क्या राहुल, तो कभी भी देश पीछे नहीं रहेंगे। जितना आपने लिया है उतना कम से कम लौटा के जाइए। उतना तो लौटा नहीं पाएंगे इस जीवन में टैक्स के रूप में, लेकिन तब भी कुछ योगदान। या मान लीजिए आप मतलब पढ़ा रहे हैं या किसी को मतलब पढ़ करके पढ़ा ही रहे हैं, एक तो टैक्स पहले पे करते हैं और दूसरा क्या हो जाता है वहाँ पर? दूसरा क्या हो जाता है? वो भी तो कुछ बन करके फिर टैक्स देगा ना सरकार को। इस हिसाब से क्या हो जाता है? लौटाना कंप्लीट। और लौटा दिए तो कोई भार है नहीं, तो क्या हो जाएंगे? कोई दिक्कत नहीं, देश हित में कुछ काम हो गया टैक्स के। तो अगर आपको पढ़ाया गया और आप ढंग से नहीं पढ़े कॉलेज में, तो क्या हो गई? ये देश के साथ क्या है? गद्दारी करना है। ठीक है, क्योंकि देश के रिसोर्स क्या हो रहे हैं? बर्बाद हो रहे हैं उस पर। नहीं, तो जो एनपीओ हम पढ़ने जा रहे हैं, कौन सी? आपकी 12th में सबसे पहली चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसको सेटअप इसलिए किया गया है कि वो क्या करेगा? सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। ठीक है, नहीं, सर्विसेज टू इट्स मेंबर एंड द पब्लिक इन जनरल। जो जनरल पब्लिक है उसको और जो उसके मेंबर होते हैं उसको क्या करेगा? प्रोवाइड, सर्विस प्रोवाइड करेगा। मतलब उसका उद्देश्य ये होता है कि हमें पैसा कमाना नहीं है, प्रॉफिट जनरेट करना नहीं है, बल्कि सेवाएं प्रदान करना है। ठीक है, ये सारी तो इंग्लिश में लिखी हुई है, उसके बाद हिंदी में सारी लिखी गई पैराग्राफ। सारे पैरा को यहाँ से हिंदी में लिखा गया है। चलिए, यहाँ से सबसे पहले लिखा है ना, कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जो अपने सदस्यों तथा समाज को सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से आरंभ की जाती हैं। इन संस्थाओं में धर्मार्थ संस्थान है ना, कोई मंदिर का ट्रस्ट जो होता है, जैसे श्यामा मंदिर ट्रस्ट, ठीक है, विद्यालय, धार्मिक संस्थान, व्यापारिक संगठन, कल्याण समितियां और कला तथा संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित संस्थान इत्यादि शामिल हैं। इस संस्थानों का मुख्य उद्देश्य समाज सेवा होता है, ना कि अन्य व्यापारिक संस्थानों की तरह लाभ कमाना। ठीक है, इसका काम क्या है? सेवाएं देना, ना कि लाभ कमाना। सामान्यतः इस प्रकार के संस्थान किसी प्रकार की व्यापारिक गतिविधि नहीं करते हैं और इनका संचालन न्यासी द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो कि पूर्ण रूप से अपने सदस्यों और समिति की उत्पन्न निधि का उपयोग संस्था के उद्देश्य को पूरा करने के लिए करते हैं। मतलब सुनते हो ना कि भाई श्यामा मंदिर न्यास समिति। न्यास का मतलब क्या? कोई व्यापारिक संस्था इसको कंट्रोल नहीं कर रही है, कोई कंपनी नहीं है, कोई पार्टनरशिप फॉर्म नहीं है, कोई सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं है। नहीं, एक न्यास स्थापित किया जाता है जो क्या करता है? जहाँ से धन निकाला गया है, आया है, और संस्थान के जो उद्देश्य हैं उसको क्या कर रहा है? पूरा कर रहा है। जैसे आप सुनेंगे कि बिहार में जो पटना वाला मंदिर है, बजरंगबली मंदिर, वो क्या कर रहा है? कैंसर, महावीर कैंसर संस्थान जो है वो ऑपरेट कर रहा है ना। जो हमारे बालाजी मंदिर है चेन्नई में बालाजी का मंदिर है ना,
वो इस विश्वविद्यालय को टेक ओवर करते हैं, इतना पैसा है। नहीं तो अपने जो उसके उद्देश्य हैं उसको पूरा करने के लिए वो काम करेगा। इसलिए इन्हें प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में सामान्यतः वित्तीय वर्ष के लिए खाते और वित्तीय विवरण बनाने होते हैं, जो कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता तथा आय व्यय खाता तथा तुलन पत्र के रूप में हो सकते हैं। और इसे भी क्या करना है, जब भी मान लीजिए पैसा इन हो रहा है और आउट हो रहा है, ठीक है, तो भले ही आप व्यापारिक गतिविधि में शामिल हों अथवा ना हो, आपको क्या करना होगा, आपको क्या करना है, अकाउंट्स मेंटेन करने ही होंगे। क्योंकि अगर पैसे की लेन देन हो रही हैं और आप अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगी, पैसे की लेन देन में हेरा फेरी की संभावना हो सकती है। इसीलिए हेरा फेरी को रोकने के लिए क्या कर रहा है, वो अपना लेखा वर्ष के अंत में क्या कर रहा है, खाते और वित्तीय विवरण क्या कर रहा है, तैयार कर रहा है, जिसमें क्या क्या आते हैं आपके क्या क्या आते हैं उसमें, ट्रेडिंग अकाउंट है, मारेंगे वो ट्रेडिंग पीएल उसके लिए है, जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके लिए कौन कौन से हैं, इसके लिए हैं आपके प्राप्ति एवं भुगतान खाता, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, कितना रिसीट हुआ और कितना पेमेंट हुआ। दूसरा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये इनकम को मेजर कर रहा है ना कि प्रॉफिट को। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कितना इनकम कितना एक्सपेंडिचर। किसी साल हो सकता है कि इनकम कम हुआ हो, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया हो। अब मंदिर कम जाएंगे लोग तो चढ़ावा कम चढ़ेगा ना, खर्चे तो उतने के उतने हैं ही ना। जो स्टाफ लग चुके हैं, पुजारी को हटा नहीं सकते 2 दिन के लिए कि चलिए हट जाइए फिर ले आएंगे, नहीं। उसके बाद कौन सा, तुलन पत्र, बैलेंस शीट भी तैयार किया जाता है। क्या किया जाता है, बैलेंस शीट भी तैयार किया जाएगा, ठीक। तो ये तीनों चीज़ें उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वित्तीय विवरण के लिए तैयार किए जाते हैं। यह एक कानूनी आवश्यकता भी है और इनके आय और व्यय खाते, जो कि व्यापारिक संस्थानों द्वारा तैयार किए खातों से अलग प्रकृति के होते हैं, को बनाने में सहायक होते हैं। और लाभकारी संस्थानों का अर्थ एवं विशेषता, इसको कहते हैं अलाभकारी संस्था या गैर, क्या हो सकते हैं, गैर व्यापारिक संस्था कह सकते हैं, है ना। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कर लीजिए या नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन कर लीजिए, जिसका ट्रेड से कोई मतलब नहीं, व्यापार नहीं है इसका मतलब। अलाभकारी संस्थाओं से ऐसे संस्थानों से हैं जिनका प्रयोग सामाजिक कल्याण के लिए होता है तथा जिनका निर्माण धार्मिक संस्थानों, जिनका उद्देश्य लाभ से प्रेरित नहीं होता है, के लिए किया जाता है। इनका मुख्य उद्देश्य किसी विशिष्ट समूह या समस्त जनताओं को सेवा प्रदान करना होता है। आमतौर पर यह किसी प्रकार का उत्पादन, क्रय या वस्तु का विक्रय और किसी प्रकार का उधार लेन देन नहीं करती हैं। इसीलिए इन्हें लेखा पुस्तकों जैसा कि व्यापार से संबंधित और व्यापारिक और तथा लाभ हानि खाता बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। ना ही इसे ट्रेडिंग बनाने की ज़रूरत है, ना ही इसे प्रॉफिट लॉस बनाने की ज़रूरत है। ये दोनों चीज़ बनाने की इसको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग और पीएल किसके लिए बनेगा, जो व्यापारिक हैं, मतलब वस्तु की खरीद बिक्री कर रहे हैं, क्रय विक्रय कर रहे हैं, उनके लिए, ठीक है। इन संस्थानों द्वारा बनाई गई निधि पूंजी निधि अथवा सामान्य निधि में जमा की जाती है। आमतौर पर इनकी आय का मुख्य सोर्स उसके सदस्यों से प्राप्त अनुदान तथा दान, सहायता, विनिवेश से प्राप्त आदि से हो सकता है। मतलब इनके जो सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है, सदस्यों से प्राप्त अनुदान होगा या कहीं से दान मिल रहा है ना, और उस दान को क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं इसी और जगह पर, और वहाँ से रिटर्निंग आ रहा है। तो ये सभी चीज़ें क्या होती है, उनके इनकम के मेन सोर्स होते हैं। क्या क्या होते हैं मेन सोर्स, पहला सोर्स क्या होगा कि अपने जो उसके सदस्य हैं उसने दान दिया या किसी और जगह से दान आया, चंदा आया, और तीसरी चीज़ कहीं पर विनिवेश कर दिया, ठीक है। नहीं, जैसे एक व्यक्ति है, मैं कोई मान लीजिए किसी गांव में बेचारा खा पी नहीं रहा है, पेट में जुन्ना बांध कर रह रहा है उतार के, है ना ही लाइफस्टाइल जी रहा है, लेकिन बैंक में उसे कितने हैं, 5 लाख रुपए। तो सबसे ज़्यादा बुर्बक कौन है, सबसे ज़्यादा बुर्बक कौन है, उसको लगता है कि हम बहुत होशियार हैं। नहीं, लगता रहता है ना कि हम बहुत धनी हैं, बहुत होशियार हैं, हाँ, लेकिन वो सबसे ज़्यादा बुर्बक वही है। पैसा वो बैंक में रख देने से उसका फ़ायदा है क्या है, पैसा एक ऐसा क्या है चीज़ है जिसको जितना चलाएंगे ना उतना ही वेरिएट होते रहेगा। और उसी सब के चलते क्या है, जो बड़े बड़े घराने हैं, अंबानी, अडानी, उनको क्या किया जाए, SBI 62,000 करोड़ सीधा लोन दे देता है, क्योंकि जानता है इस तरह का आदमी सब है गांव सब में, जो क्या करेगा, पैसा जमा करेगा ही ना, और उसके पैसे से कौन मौज मार रहा है भाई। और वो जैसे चला था उस टाइम भी ऐसा ही और आगे भी वैसा ही रहेगा, है ना, क्योंकि पैसे को पकड़ के रख दिए तो आपकी ना लाइफस्टाइल को बदल सकता है, ना आपको प्रॉफिट दे सकता है, ना कोई रिटर्न दे सकता है। अब बोलेंगे बैंक में तो पैसा बढ़ रहा है उसका फिक्स्ड डिपॉजिट में, भाई उससे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है क्या, जब भी कभी पैसा हो तो क्या करिएगा,
लैंड परचेज करिएगा। तो पैसा आ ही नहीं रहा है, तो चतरिया में 1 बीघा ज़मीन खरीदते हैं खेत वाला। हाँ हाँ, 50,000 का कट्ठा। जंगल भी खरीद लेंगे ना, ठीक है। कभी अगर जंगल भी मिले खरीदने के लिए तो भी खरीद लीजिएगा, खाली ऑथेंटिक हो, ये नहीं कि सरकार का खरीद लीजिएगा जंगल पता चलेगा जो भी पैसा लगाए ऑथेंटिक। किसका? हाँ, तो पहले ऑथेंटिक खाली जंगल खरीदिएगा, ये नहीं कि सरकार का जंगल लगा हुआ है उसको खरीद लिए, क्योंकि वो ऐसी चीज़ हैं जो आने वाले समय हमेशा क्या करेगा आपको। अगर मान लीजिए व्यापार करना चाहते तो ठीक है, अगर मान लीजिए उसमें है इफ़िशियंसी तो करिए, क्योंकि व्यापार इफ़िशियंसी से चलती है, बहुत ताकत रखना पड़ता है। चाहे प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा। प्रॉफिट हो रहा है तभी आप उपलाएंगे नहीं, और लॉस हो रहा है तभी उपलाना नहीं है। धीरज जी क्या 2 साल से हमको दिख रहे हैं ना, कभी उपलाते हुए नहीं देखे, नहीं ऊपर न कभी नीचे, एकदम बीच में बैलेंस बना करके, क्योंकि उसमें बहुत इफ़िशियंसी की काम होती है। और अगर उतनी इफ़िशियंट नहीं है लाभ और हानि को क्या करने के लिए, इंटरटेन करने के लिए, तो क्या करिए, सबसे ज़्यादा बढ़िया चीज़ है कोई शेयर वेयर नहीं, कुछ नहीं, लैंड, ठीक है। क्योंकि शेयर उठेगा तो बढ़िया है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए। और किसी दलाल के चक्कर में पड़ के शेयर में इन्वेस्ट नहीं करिएगा, वो क्या करेगा, सबसे पहले आप ही को डुबाएगा, क्योंकि वो सीख रहा होता है आपके पैसे से। तो जब हमारे पास सिक्योर एसेट्स हैं जिसकी प्राइस हमेशा क्या होंगी, एप्रिसिएट होंगी, तो क्यों हम दूसरे इन्वेस्टमेंट लगाएंगे। नहीं, गांव में एक बीघा ज़मीन है, खरीद के छोड़ दीजिए उठा के। शहर में नहीं खरीद सकते, महंगा है ना, गांव में खरीद दीजिए उठा के। क्यों भाई, हमेशा उसकी रेट बढ़ेंगी उठा के, ठीक है। जैसे मेरे दादाजी ने 20 साल पहले, आज से करीबन मेरी उम्र हो गई 26 साल, जब मैं बहुत पैदा ही हुआ था उस टाइम, वो 26 साल में, 26 मतलब 1994 में, मैंने 95 में वो ज़मीन खरीदे थे। उसकी कीमत थी 20,000, मात्र कीमत कितनी थी, 20,000। उस टाइम 20,000 की वैल्यू थी, तो उनके पास था तो 20,000 दिए खरीदने के लिए। लेकिन 20,000 रुपया था तो अपना इन्वेस्ट कर दिए, किसी दूसरी जगह नहीं लगाया, ना व्यापार किए ना कुछ हो, ज़मीन खरीद के छोड़ दिए। तो भाई हम लोगों को लग रहा था कि भाई क्या खरीद के छोड़ दिए उठार के। आज उस ज़मीन की कीमत 20 लाख रुपए है, और अगर ऐसे कहूँ तो यूं दे देगा उठार के। जिसके नहीं, रोड नहीं भी निकला तभी कीमत थी। क्योंकि देखिए ना, 2 चीज़ें ऐसी हैं ना, उसको अगर व्यापारिक तरीके से पढ़ेंगे, 2 चीज़ें ऐसी हैं जो हमेशा से बढ़ा है, ठीक है। आपके पास पैसा आ गया, आप मंजिल पर मंजिल ठोक सकते हैं। एक चीज़ दुनिया में ऐसी है जिसको कितना भी पैसा हो जाए उसको बना नहीं सकते आप, ज़मीन नहीं बना सकते आप। ज़मीन जितना ही है उतना ही रहेगा। 1 इंच भी ज़मीन बढ़ा है क्या, नहीं। लोगों की संख्या बढ़ी है ना, तो ज़मीन की डिमांड बढ़ेंगी ना। यही एक ऐसा चीज़ है जिसका डिमांड हमेशा बढ़ेगा, कभी डिमांड घट ही नहीं सकता है, चाहे कोई भी कुछ भी कर लीजिए आप। अब देखिए किसी चीज़ को बोलते खाने पीने की वस्तु की डिमांड है, नहीं भाई, वो भी घटती और बढ़ती रहती है ना। लेकिन जैसे अभी केला बहुत महंगा हो गया, तो क्या जो केला खा भी रहा होगा, जिसकी रूटीन में भी होगा ना केला, वो भी छोड़ करके क्या होगा, दूसरे फल पर शिफ्ट हो गया होगा। यस और नो, नहीं। लेकिन जितनी ज़मीन चाहिए उसको शिफ्ट करेंगे क्या धीरज जी। तो कॉमर्स को पढ़े नहीं, क्या करें, उसको अप्लाई कर अपने जीवन में उतार के। तो आज उसकी कीमत कितनी है, 20 लाख। अगर वो 20,000 को छोड़ भी देते बैंक में, तो 20,000 बहुत अगर बढ़ जाता, बहुत बढ़ जाता। कितने साल में दुगुना देता है 20? दुगुनी कितने साल में हो जाती है, लगभग 7 या 8 साल में ना, 7-8 साल में। तो मतलब दो टर्म हो जाते, तो 20 दूना 40, 40 दूना 80, 80 नहीं तो चलो मान लीजिए 1 या 2 मान लीजिए कर देता, 2, उतना बढ़ता भी नहीं, लेकिन 2 मैं मान लेता हूँ। तो 2 और 20 लाख बहुत अंतर है। और इवन उसमें से 20,000 क्या, उससे मतलब उससे ज़्यादा के पैसे का जो मतलब पेड़ वेड़ काट करके वो बेच दिए, सूखा हुआ पेड़, मतलब 20 साल हुआ तो पेड़ सूखेगा भी नहीं, कुछ नया पेड़ लगा भी, कुछ सूखा भी, तो वो काट के बेच दिए। अभी भी उस पर इतने पेड़ लगे हुए हैं उस ज़मीन पर कि अगर उसको बेचे तो कितना, 2 लाख तो वैसे ही निकल जाएगा आराम से, आसान तरीके से, अगर उसको सेल किया जाए तो। बाकी ज़मीन जैसी है वैसी ही रहेंगी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि जंगल भी खरीद लेंगे तो एक दिन उसकी कीमत अपने आप बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे क्या करना है, ऐसे एसेट्स में अपने पैसे को क्या करना है, इन्वेस्ट करना है, ठीक। तो वो भी क्या करता है, जो बड़े बड़े मंदिर हैं वो भी क्या करता है, ज़मीन खरीद लेता है, लैंड खरीदता है,
सुनते होंगे, पढ़े, पहले पहले जो मंदिर बनते थे, पहले जो मंदिर न्यास सब रहते थे, उसके नाम से कितने बीघे ज़मीन है। गांव में कोई मंदिर होगा, उसके नाम से कितने बीघे ज़मीन है, और उसने खरीदा भी है। क्यों? इन्वेस्टमेंट। अगर मान लीजिए वो पैसा जाकर रख दिया बैंक में, तो बैंक में पैसा रखा हुआ पैसा उतना ही रहेगा, उससे आपकी लाइफस्टाइल कभी बदल नहीं सकती है। नहीं, भले आप बिना खाए भी मतलब 51,000 कमाएंगे, बोलेंगे कहीं खा पीते हैं यार, 40 का 40 रखते हैं जाकर के उसमें, कभी लाइफस्टाइल बदल पाएगा आपका? नहीं ना। और 40,000 मान लीजिए, ठीक है बचाते हैं, अच्छी बात है, अगर उतनी बचत हो पाती करिए। तो 40,000 का अगर बचाते हैं तो 40,000 का एक कट्ठा, अभी भी बहुत सारे गांव है ना ऐसा, या मतलब सुदूर एरिया है जहाँ 40,000 का कट्ठा बिकता होगा ज़मीन, कि नहीं? तो वो खरीद रहे हैं, तो वो पता है निश्चित रूप से इस अभी 40 है, तो अगले साल वो कम से कम नहीं, किसी का कितनों कम होगा तो 44,000 हो ही जाएगा। नहीं, क्योंकि जैसे ही आप बल्क में ज़मीन खरीदेंगे ना, तो क्या होता है पता है, जब किसी जगह बल्क में ज़मीन खरीदना शुरू करते हैं तो लोगों को लगता है कि यार यहाँ पर नया कोई प्रोजेक्ट बनने वाला है, और उस ज़मीन की कीमत अपने आप क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है अपने आप धीरे धीरे। ठीक है, और एक बार जो अप्रिसिएट रेट चढ़ गई है वो कभी उतरती नहीं है। सब्जी थोड़ा है कि चलो गल जाएगा तो आज बेच दो सस्ता में, नहीं ना, जो रेट चढ़ी है वही रेट क्या करेंगी, बिकेंगे। तो ये भी क्या कर रहा है, उसको इन्वेस्ट कर रहा है अपने अलग अलग जगह में। इन संस्थानों द्वारा बनाई गई निधि पूंजी निधि अथवा सामान्य निधि में जमा की जाती है। आमतौर पर इनकी आय का मुख्य सोर्स हमने बता ही दिया। इस प्रकार के संस्थानों द्वारा बहियों को रखने का मुख्य उद्देश्य वैधानिक जरूरतों को पूरा करना और उनके निधि के प्रयोग पर नियंत्रण में सहायता प्रदान करना। मतलब इसको तो प्रॉफिट लॉस से कोई मतलब है नहीं, तो फिर ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करता है। तो मेंटेन इसलिए करता है ताकि लीगली चीज़ों को प्रेजेंट कर सके, है ना। अब जैसे अपने श्याम मंदिर न्यास समिति है, उसमें जो अध्यक्ष हैं टाइगर के, तो वहाँ के जो स्थानीय उस समय क्या होते हैं, जो समय के कलेक्टर होंगे, वो भी इसमें जुड़े होते हैं। कितना पैसा खर्च कर रहा है, कितना पैसा इनकम कर रहा है, तो इस चीज़ को दिखाना पड़ेगा ना कहीं कि हम क्या कमा रहे हैं और क्या खर्च कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि उसमें उसके फंड्स पर नियंत्रण होगा, नहीं तो पता चलेगा कोई और कुछ और खर्च कर रहा है, कोई और धर से निकाल लिया, कोई और धर से निकाल लिया, है ना। देखिए पैसे ही बहुत चीज़ खराबी है ना, कितनी बड़ी दोस्त हों कितने वो दुश्मन बन जाते हैं, है ना, और कितनी बड़ी दुश्मन हो तो वो दोस्त बन जाता है। इसकी बहुत गुण और इसके क्या हैं, गुण जो है सो बड़े ख़राब हैं। अगर पैसा आपके पास बहुत है तो जो दोस्त है वो भी दुश्मन बन जाएगा, और जो दुश्मन है वो दोस्त बन जाएगा। ठीक है, क्यों पता है, जो दुश्मन है वो सोचता है कि भैया चलो अब इसके पास पैसा आ गया, इससे जुड़ेंगे तो क्या होगा, हाँ। और जो दोस्त है वो इसलिए हटता है, पता है क्यों, अरे भैया इतनी जल्दी कैसे बढ़ गया यार, हम नहीं बढ़ पाए उठ के। नहीं, तुम इसलिए नहीं बढ़ पाए कि तुम अपना दूसरा काम कर रहे थे, उस टाइम वो दूसरा काम कर रहा होगा। अभी आप ठंड में आए हैं ना, और कोई गांव में कहता है अरे टीचर बन गया यार, भाई क्या बन गया है, टीचर बन गया। ये बिना पढ़े देखते थे दरभंगा जाता आता रहता था। अरे भाई वो 7 बजे उठ कर ट्यूशन जा रहा होगा, तू सो रहा होगा उस टाइम, चाय सुरोक रहा होगा करके एकदम दरवाजे पर, तो तू कैसे बनेगा। नहीं, तुम सरकार को गाली दे रहा होगा, वो अपना नोट्स तैयार कर रहा होगा, तो बनेगा ही ना। ठीक है, प्रत्येक लेखा वर्ष की समाप्ति पर क्या होता है, यह वित्तीय विवरण तैयार करती है और अपनी वित्तीय स्थिति के लिए आय तथा व्यय विवरण तैयार करती है, उन्हें वैधानिक प्राधिकरण में जमा करवाती है, जिसे समिति पंजीकृत कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार की संस्थाओं की मुख्य विशेषता कुछ इस प्रकार से है ना, कि यह संस्थान किसी विशिष्ट समूह या समस्त जनता को, जैसा कि शिक्षण, व्यायामशाला, मनोरंजन, खेलकूद तथा इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं को जाति, धर्म तथा रंग को ध्यान दिए बिना सेवाएं प्रदान करना होता है। नहीं, स्कूल कॉलेज में हर एक तरह की जाति वाले लोग पढ़ते हैं, नहीं हर एक तरह के रंग वाले लोग पढ़ते हैं, कोई काला गोरा जो भी। इसके बाद अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के सभी लोगों को इनका क्या है, सेवा प्रदान करना है इनका मुख्य उद्देश्य। इसका मुख्य उद्देश्य सेवाओं को लागत के बिना या नाम मात्र की लागत पर उपलब्ध कराना होता है, ना कि लाभ कमाना। DMCH में आप 5 रुपये का पर्चा करवाते हैं और डॉक्टर से भेंट कर लेते हैं। वही चीज़ें अगर प्राइवेट क्लिनिक में दे तो कितना 500 रुपये का करवाना पड़ता है, तब करते हैं। तो ये सारे जो बीच के जो खर्चे हैं उसे वो कौन मेंटेन कर रहा है, बिहार सरकार कर रही है, या अगर भारत सरकार से संचालित संस्था है तो भारत सरकार करे। कहाँ से कर रही हैं, कर के पैसे से। ठीक है, इसका निर्माण धर्मार्थ प्रन्यास समाज की तरह होता है। इसमें अनुदान करने वाले इसके सदस्य कहलाते हैं, जो अनुदान करेंगे वो क्या कहलाएंगे, सदस्य कहलाते हैं। जैसे होता है ना कि वो क्लब है, दरभंगा रोटरी क्लब है, ठीक है, वो क्या है, एक NPO है, क्या वो क्या है, NPO है ना, दरभंगा रोटरी
क्लब है, क्या है, एनपीओ है। इन संस्थाओं की आय के मुख्य स्रोत ये हैं: सदस्यों से अनुदान करना, दान लाना, वसीयत, अनुदान में सहायता, विनियोग से आय इत्यादि। वसीयत जानते हैं? वसीयत लेगेसीज कहा जाता है उसको इंग्लिश में। वसीयत क्या होता है? जैसे कहते हैं, सुनते हैं कि उसने अपनी पूरी संपत्ति किसको दान में दे दी? फलाने मंदिर को दान में दे दी। ऐसे भी लोग सब है ना, जो पूरा दान छोड़ देता है। कोई कमाने के लिए मर रहा है, वो अपना दान में दे दिया है। सबके अपने अपने क्या है, संतुष्टि है, सेटिस्फैक्शन है। उसको दान में देने से संतुष्टि मिल रहा है, हमें कमाने से संतुष्टि मिल रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? वसीयत। वही बड़े बड़ी चीज़ें मिल जाती है वहाँ से, एकदम मोटे रकम। इन संस्थाओं द्वारा विभिन्न स्रोतों द्वारा बनाई गई निधि को पूंजी निधि अथवा समान निधि में जमा किया जाता है। व्यय पर आय का अधिशेष के रूप में इसके सदस्यों के मध्य वितरित नहीं किया जाता। इसको सरल रूप से पूंजी निधि में जोड़ेंगे। अगर व्यय पर आय का अधिक है, जितना हमने खर्च किया उससे आय हमारा ज़्यादा आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि जो इनकम एक्सेस आ रहा है उसको हम क्या करेंगे, अपने सदस्य में बांट देंगे कि लो भैया, नहीं, वो उसके पूंजी निधि में जुड़ जाएगा। पूंजी निधि का मतलब कैपिटल जो उसका रिजर्व है उसमें जुड़ता चला जाएगा। ठीक है। अव्यापारिक संस्थाओं की प्रसिद्धि को सामाजिक कल्याण में उनके अंशदान के कारण उत्पन्न किया जाता है, ना कि उसके ग्राहकों या मालिक के संतोष के कारण। इन संस्थाओं द्वारा उपलब्ध लेखों की सूचना से आज से इनकी वर्तमान और मजबूत अंशदान से वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करने से है। ये सभी उसके क्या है, कुछ लक्षण हैं। इंग्लिश में भी पॉइंट्स लिखे गए हैं इसके, नहीं राहुल, और हिंदी में भी लिखे गए। आपको जिस सुविधा है उसमें क्या कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। चलिए, और लाभकारी संस्थाओं के अभिलेखों का लेखांकन। जैसा कि पहले ही वर्णन कर दिया हमने कि इस प्रकार की संस्थाएं किसी भी प्रकार के उत्पादन या व्यापारिक गतिविधि में शामिल नहीं होती हैं। तो अगर वो ना उत्पादन कर रही हैं, ना ही व्यापारिक गतिविधि कर रही हैं, तो ना ही उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हमको बनाना है और ना ही ट्रेडिंग। क्योंकि जो व्यापार होते हैं वो क्या होती हैं, एक व्यापार में ट्रेडिंग और पीएल बनाया और फाइनल अकाउंट बनाया, नहीं, एक व्यापार ऐसा है जिसमें क्या बना रहे हैं हम, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बना रहे हैं। क्योंकि जब आप वस्तु बेच रहे हैं तो दो तरह से होता है, या तो वस्तु खुद बना के बेच रहे होंगे या तो कहीं से ला कर बेच रहे होंगे। यही होगा ना धीरज जी। अगर मान लीजिए कोई प्लाई का दुकान खोला है तो प्लाई तो खुद नहीं बनाता होगा, क्या करता होगा, दूसरे यहाँ से लेके आ रहा है फिर बेच रहा है, तो वो क्या बनाएगा, अपना ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट। नहीं, जो खुद उत्पादन कर रहा है उसको क्या बनाना पड़ता है, एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी तैयार करना पड़ता है कि इसको मैन्युफैक्चर करने में कितने कॉस्ट हमको बियर करने पड़े हैं, फिर उसको हम बेच कितने में रहे हैं, ट्रेडिंग, फिर उसके लिए पीएल, प्रॉफिट हमारा कितना हुआ, नेट प्रॉफिट, और लास्ट में तो बैलेंस शीट जैसा है तो वैसा है ही। ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इनकी आय का मुख्य सोर्स बार बार कह रहा है वहीं से, अधिकतर लेन देन रोकर और बैंक के द्वारा किए जाते हैं। इसीलिए सामान्यतः ये संस्थान एक रोकर पुस्तक रखते हैं जिसमें सभी प्राप्तियों और भुगतानों को परिलिखित किया जाता है। मतलब अधिकतर लेन देन इसमें क्या हो रहे हैं, रोकर और बैंक के द्वारा किए जाते हैं। इसीलिए ये संस्थान क्या, एक रोकर पुस्तक रहता है, कैश बुक रखता है अपने पास, और उस कैश बुक में क्या करेगा, सभी प्राप्ति को लिखेगा और सभी भुगतान को लिख देगा, जितनी प्राप्ति हुई और जितना भुगतान हमने किया। यह एक लेखा बही भी प्रतिपादित करते हैं जिसमें सभी आय, व्यय, परिसंपत्ति और दायित्वों का अवलेखन किया जाता है, जो कि एक लेखा वर्ष की समाप्ति पर वित्तीय विवरण बनाने में सहायता प्रदान करते हैं। यह एक लेखा बही भी क्या करता है, प्रतिपादित करता है, जिसमें क्या करते हैं, सभी आय, व्यय, परिसंपत्ति, दायित्व, ये सभी चीज़ दिखाते हैं वित्तीय विवरण बनाने में। इसके अतिरिक्त सभी मूर्त परिसंपत्तियों तथा उपभोग करने लायक को प्रलेखित करने के लिए एक स्टॉक रजिस्टर का भी प्रयोग आवश्यक है। तो दो चीज़ें रखी हैं ना, कौन कौन सी रखी हैं, स्टॉक रजिस्टर रखी हैं, दूसरी चीज़ क्या रखी है, कैश बुक रखी है। तो यहाँ पर सबसे पहले कैलकुलेशन किसका, स्टॉक का होता है। नहीं, जैसे आप मान लीजिए प्रसाद बनाने के लिए लड्डू का वो बूंदी लाया होगा, ठीक है, तो किसी से प्रसाद बन भी गए होंगे, कोई रखा होगा स्टॉक में जो बनाया जाएगा प्रसाद। तो एक स्टॉक रजिस्टर किसी के लिए, सभी मूर्त परिसंपत्तियों तथा उपभोग करने लायक जो वस्तु है उसको प्रलेखित किया जाता है, मतलब जो कंज्यूमिंग गुड्स है उसको, और दूसरा जो मूर्त परिसंपत्ति है। मूर्त परिसंपत्ति का मतलब टेंजिबल एसेट्स, उसको मूर्त परिसंपत्ति कहते हैं। जब हिंदी में पढ़ेंगे तो इतना ही आएगा ना, हिंदी उसको शुद्ध हिंदी में लिखा गया है ना, मूर्त परिसंपत्तियों, ठीक है, का मतलब होता है टेंजिबल एसेट्स। तो टेंजिबल एसेट्स के लिए और उपभोग की जाने वाले वस्तु के लिए क्या रख रहा है, स्टॉक रजिस्टर रख रहा है। और जो भी आय उसे प्राप्त हो रहे हैं उसको प्रलेखित करने के लिए क्या है, उसके पास कैश बुक है जिसमें रिसीट एंड पेमेंट्स लिखता जा रहा है।
ये संस्था कोई पूंजी खाता तैयार नहीं करती है, इसके बदले में ये पूंजी निधि रखती है, जिसको समान निधि भी हम कह सकते हैं। यह क्या संस्था क्या करती है, कोई पूंजी खाता तैयार नहीं करती है। क्वेश्चन यहाँ से उठाएगा वो, है ना, कि एनपीओ कौन सी चीज़ें तैयार नहीं करती हैं। तो क्या चीज़ नहीं तैयार करती है, कैपिटल अकाउंट तैयार नहीं करती हैं, इसके बदले यह पूंजी निधि मतलब कैपिटल रिजर्व, जिसको आप जनरल रिजर्व भी कह सकते हैं, को तैयार करती है, जो कि अधिलाभ, आजीवन सदस्यता शुल्क, दान, वसीयत इत्यादि प्राप्तियों के रूप में साल दर सालों में हुई हैं को बनाते हैं। अतः सदस्यों और अन्य दानकर्ताओं द्वारा प्राप्त निधि के गबन, दुरुपयोग की संभावना को कम करने या बचाने के लिए उचित लेखांकन प्रणाली की आवश्यकता भी होती है, कि भाई जो दान हमें मिला है वो गबन ना कर ले। गबन मतलब घोटाला जिसको कहते हैं, हाँ, घोटाला ना कर ले, उसका दुरुपयोग ना करे। इस चीज़ों को कम करने के लिए क्या है, लेखांकन प्रणाली की आवश्यकता है। किसके पास, एनपीओ के पास। ठीक है। अंतिम खाते तथा अंतिम विवरण, और लाभकारी संस्थानों को भी प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में अंतिम विवरण तैयार करने की आवश्यकता होती है। हालांकि यह संस्थाएं लाभ न अर्जित करने वाले संस्थान हैं और इन्हें व्यापारिक खाता या लाभ हानि खाता बनाने की आवश्यकता नहीं होती, परंतु यह जानना भी जरूरी है क्या वर्ष के दौरान किए जाने वाले व्ययों के लिए पर्याप्त आय है या नहीं है। मतलब जिस साल, मतलब जो वर्ष चल रहा है, इसके दौरान हमारे पास व्यय करने के लिए पर्याप्त आय भी है या नहीं है। जैसे मान लीजिए कि भाई अब उसके जो अलग अलग यज्ञ हो रहे होंगे, कहीं हवन हो रहे होंगे, कहीं पूजा हो रहा होगा, तो उसको खर्चा करने के लिए पैसा है भी अकाउंट्स में या नहीं है, कैसे पता चलेगा। तो जब उसके अंतिम खाते बनेंगे या वित्तीय विवरण तैयार किए जाएंगे तब। ठीक है। क्या वर्ष के दौरान किए जाने वाले व्ययों के लिए पर्याप्त आय है या नहीं। केवल इतना ही नहीं, इन्हें जरूरी अंतिम सूचनाएं इसके सदस्यों, दानकर्ताओं और एकत्रित कर्ताओं तथा समिति के पंजीकर्ता को उपलब्ध करवानी होती है। और जो उस संस्था में जुड़े हुए हैं, जो उसके सदस्य हैं, जिन्होंने दान किया है, ठीक है, जो समिति है, उसको भी तो सूचनाएं देंगे ना कि हाँ हमारे पास पर्याप्त फंड है, आप लोग चिंता बिल्कुल नहीं करिए। नहीं तो ये भी जो सूचनाएं तो देंगे उसको। केवल तो इसके लिए क्या जरूरी है, अंतिम खाते और अंतिम विवरण। इस उद्देश्य के लिए उन्हें प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में इनके अंतिम खाते तैयार करने होते हैं तथा लेखांकन के सामान्य सिद्धांत पूरी तरह से लागू होते हैं। जो लेखांकन के सामान्य सिद्धांत मतलब क्या, लेखांकन का सामान्य सिद्धांत क्या है, जो हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट हैं वो भी ये फॉलो करता है कि नहीं करता है। हाँ, फॉलो करता है। ठीक है। जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको भी क्या करेगा, अगर मेंटेन करेगा। नहीं, इसीलिए लिख दिया है, क्या लिख दिया है, यह लेखांकन के सामान्य सिद्धांत पूरी तरह से लागू होते हैं। और ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये एनसीईआरटी किताब लिख रही है। ठीक है। क्योंकि इस बार बीपीएससी भी आप जो भी टैकल कर रहे हैं वो एनसीईआरटी किताब से कर रहे हैं, ताकि उसको जवाब बढ़िया से दें हम, इस वजह से, है ना। एनसीईआरटी की लाइन उठाई गई है, लेखांकन के सामान्य सिद्धांत पूरी तरह से लागू होते हैं। सामान्य सिद्धांत, ना कि विशिष्ट सिद्धांत। विशिष्ट सिद्धांत मतलब हो जाता है अब जो उसके विशिष्ट रूल हैं अलग अलग, वो चीज़ें लागू नहीं होंगे। जैसे एक्यूरल मेथड, कैश बेसिस मेथड, ये सारी चीज़ें लागू नहीं होते। जो सामान्य सिद्धांत इस पर लगने वाले हैं वो बिल्कुल लागू होते हैं। एक बार ट्रू एंड फॉल्स में पूछा था, क्या एनपीओ पर लेखांकन सिद्धांत लागू होते हैं, यस और नो। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, सामान्य सिद्धांत पूरी तरह से लागू होते हैं, विशिष्ट सिद्धांत इस पर लागू नहीं होते। दूसरी चीज़, एनपीओ में क्या बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट तैयार नहीं किया जाता है, उसके जगह पर क्या रहता है, कैपिटल रिजर्व, नहीं, जिसको आप जनरल रिजर्व भी कह सकते हैं, सामान्य निधि। और वो कैसे तैयार होगा, तो अगर जितना हमारा व्यय था और इनकम हमारी ज़्यादा है, तो जो अधिक हो गया एक्सेस, वो अमाउंट कहाँ चला जाएगा, सीधे कैपिटल रिजर्व में। ठीक है। हाँ, तो लाइन बाय लाइन पढ़ने से देखते हैं कितने फ़ायदे हो रहे हैं। अपने आप सारा क्वेश्चंस क्या हो रहा है, रीड आउट हो रहा है आपको टाइप के। तो या तो मैंने क्या कहा, या तो आप पढ़िए या तो मैं बता दूंगा, लेकिन क्योंकि उसको लाइन बाय लाइन पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि वो लाइन के बीच से क्वेश्चन उठा के लाएगा। जरूरी नहीं कि आप जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे वो ले लिया, नहीं, उसको जहाँ से मन होंगी उस लाइन को उठा कर क्या कर सकता है, पैचअप कर सकता है। ठीक है। और आप उसके उसमें पता आपको होना चाहिए, क्योंकि आपसे सवाल थोड़े पूछ रहा है, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछनी है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ तो उसको परेशान करना पड़ेगा। चलिए, अब यहाँ पर जो उसके अकाउंट से अंतिम खाते बनाए जाते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो उसमें 3 चीज़ें होती हैं।
एनपीओ के लिए कौन कौन सी चीज़ें? 3 चीज़ें। कौन कौन सा? पहला होता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, एक ये है। दूसरा क्या रहता है? हाँ, इनकम और व्यय, तो इसको कहते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है। एंड तीसरी क्या होनी है? तुलन पत्र, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की अगर शुद्ध हिंदी देखिएगा एनसीईआरटी में तो लिखा है तुलन पत्र, नहीं, या आप आर्थिक चिट्ठा भी कह सकते हैं। नहीं, क्योंकि ये क्या दिखाता रहता है कि संस्था की आर्थिक स्थिति कैसी है ना, कितना एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है। नहीं, तो कौन कौन सी 3 अकाउंट्स? रिसीट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट, जिसको हिंदी में तुलन पत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तुलन पत्र। चलिए शुद्ध हिंदी दिखा रहा हूँ। प्राप्ति एवं भुगतान खाता रोकड़ तथा बैंक के लेन देन का एक सारांश है, जो कि आय और व्यय खाता और तुलन पत्र को तैयार करने में सहायता प्रदान करता है। आज शॉर्ट जानकारी लेते हैं इसके बारे में, बाकी कल से तो अलग अलग अकाउंट हमको पढ़ने ही है। सहायता प्रदान करते हैं। इसके साथ ही यह कानूनी रूप से भी आवश्यक है, क्योंकि प्राप्ति एवं भुगतान खाता को भी आय और व्यय खाते के साथ तुलन पत्र के साथ समितियों के पंजीकर्ता के पास जमा करवाना होता है। मतलब प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या है? रोकड़ और बैंक के जो लेन देन है उसका एक समरी कहाँ तैयार किया गया है? प्राप्ति एवं भुगतान खाता में कितना उसको पेमेंट किए और कितना किसी से लिए हैं। इसके साथ ही यह कानूनी रूप से भी आवश्यक है, क्योंकि भाई जब हम क्या करेंगे, अपने समितिकर्ता को, पंजीकर्ता को, नहीं क्या करेंगे, उसको रिपोर्ट देंगे कि हाँ देखो क्या स्थिति है, तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि भाई सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर और क्या देंगे, हम उसमें बैलेंस शीट देंगे, उसमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट भी देंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी देंगे एंड बैलेंस शीट भी देंगे। आय और व्यय खाता लाभ तथा हानि खाते के समान ही होता है और व्यापारिक संस्थाएं सामान्यतः तुलन पत्र तथा प्राप्ति एवं भुगतान खाते की सहायता से आय और व्यय खाते को तैयार करती है। यद्यपि इससे यह आशय नहीं है कि वह तलपट को तैयार नहीं करती, लेखा वहियों की शुद्धता की जांच के लिए यह तलपट को भी तैयार करती है, जो कि प्राप्ति एवं भुगतान खाते साथ ही आय और व्यय खाता और तुलन पत्र को तैयार करने में सहायक होते हैं। कहने का तात्पर्य, और व्यापारिक संस्था जो है वो तुलन पत्र तथा प्राप्ति एवं भुगतान खाते की सहायता से आय व्यय खाते को तैयार करती है। यद्यपि इससे यह आश नहीं कि वह तलपट को तैयार नहीं करती, जरूरी नहीं कि यह तलपट को तैयार नहीं करेगी, यह भी तैयार करेगी अगर ज़रूरत महसूस होता है तो, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। क्योंकि उसमें क्या है, पहले हम सबसे पहले रिकॉर्ड करेंगे कहाँ पर, जर्नल में, फिर उसको क्लासीफाई कहाँ करेंगे, लेजर वाले में, फिर इसको क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस में समराइज करेंगे, फिर फाइनल अकाउंट्स में उसको क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, नहीं ठीक है, इंटरप्रेट करेंगे उसका, और वहीं से सूचना मिलती हैं फाइनल अकाउंट्स और बैलेंस शीट देखने के बाद। अगर किसी कंपनी में किसी को इन्वेस्ट करना है, किसी संस्था में पैसा लगाना है, तो किसको चेक करेगा, उसके बैलेंस शीट को चेक करेगा कि कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ हैं, वर्किंग कैपिटल क्या क्या स्थिति है, पिछले साल का 2-3 साल का प्रॉफिट क्या रहा है, नहीं उसी में पैसा लगाइएगा ना, कि जिसमें जो डूब रहा कंपनी उसमें लगा दीजिएगा, जाने दो 2-4 लाख को गया तो क्या, ठीक। तो इसके बाद अलग अलग क्या है, इसमें खाते दिए गए। तो आज सिर्फ जानकारी किस चीज़ के बारे में, एनपीओ है क्या, नहीं उसकी क्या विशेषताएं हैं, एंड तीसरी चीज़ क्या राहुल, उसकी क्या विशेषताएं हैं और वो कौन कौन से खाते तैयार करेंगे। ठीक है, वो पूंजी खाते तैयार करती है क्या, नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, क्योंकि व्यापारिक संस्था थोड़े है जिसमें इन्वेस्टमेंट करनी है कैपिटल अकाउंट बना करके, वो क्या करती हैं, कैपिटल रिजर्व बनाती हैं। क्या उसमें अकाउंटिंग के सामान्य सिद्धांत लागू होते हैं, यस और नो, अभी बोले ना लागू होते हैं, ठीक है, सामान्य सिद्धांत लागू होते हैं, विशेष सिद्धांत उसमें नहीं लागू होते हैं। ठीक है, चलिए कल इसमें प्राप्ति एवं भुगतान खाता, एक दिन में एक खाता और उसके डिटेल्ड कल से मिलेंगे। ठीक, चलिए यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ वीडियो को, तो उसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, किसके